Good morning, all of you. Good morning, Neelam. Good morning. Good morning, Manjari, Swayam, Aryan, Kosika. Good morning, Prahlad. Good morning, Lipigya. Good morning, Sumit, Parth, Sejal, Ayush, Arya, Esa. Good morning, all. Am I audible, all? Audio clear है बेटा? Screen properly दिखाई दे रही है? Okay, very good. चलो तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज के सेशन के लिए सबसे पहले बेटा यहाँ पे जो लास्ट लेक्चर में है यहाँ पर देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या देख लिए थे। एक तो हम लोगों ने यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोगों का स्टार्ट है। आज 11 लेक्चर है और इसमें लास्ट लेक्चर में जो रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग हमने देखे थे वो एक बार रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ उसके बाद आज हम लोग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो है ये हम समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो हम आज देखने वाले हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और फाइनली ये होने के बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर अपना कुछ क्वेश्चंस जो है उसका भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बेटा मुझे ये बताओ कि बोर्ड प्रॉपरली दिख रहा है आप लोगों को? आज का लेक्चर थोड़ा सा बोर्ड के कंसेप्ट में हम लोग रिवाइज करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे। यस सर, ओके। हाँ देखिए बेटा, तो पहली चीज तो अभी मैं यहाँ पे जब बोर्ड पे आपको बता रहा हूँ तो ये हमारा बोर्ड, ये आपका आउटपुट है, मेरा आउटपुट जो है सामने है जहाँ पे आपका चैट का रिस्पॉन्स मिलेगा। तो जब मैं इधर पढ़ाऊंगा तो इमीडिएटली चैट पे रिस्पॉन्स देख नहीं पाऊंगा, तो बाद में जब चैट पे रिस्पॉन्स देखूंगा तभी मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग जो है ये हम लोगों ने देखे थे, तो ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा मुझे ये बताओ, वॉइस जो है ऐसा तो नहीं रुक के आ रहा है, जोर से आ रहा है? थोड़ा बताएंगे, मैं थोड़ा पीछे हुआ अभी। हेलो, वॉइस सेम, वॉइस का भी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके चलो गुड। तो रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग हम लोगों ने देखे थे बेटा। तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग देखे थे, इसमें हम लोगों ने रेगुलेशन दो टाइप का देखे थे। एक तो बेटा न्यूरल कंट्रोल होता है, विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम हमारा ब्रीथिंग जो है रेगुलेट होता है, और सेकेंड इसी में आता है केमिकल कंट्रोल। अब न्यूरल कंट्रोल जो है यहाँ पे जो हम लोगों ने स्टडी की है, तो न्यूरल कंट्रोल में क्या चीज बेटा, मैंने आप लोगों को ब्रेन के टाइप्स बताया था, ठीक है। और ब्रेन के टाइप्स में मैंने यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि फॉर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन और साथ ही साथ हिंड ब्रेन, ये हम लोगों ने देखे थे। समझ गए? तो हमारे को ना तो फॉर ब्रेन का स्टडी करना है ना ही मिड ब्रेन का, हमें यहाँ पे रेगुलेशन में जो स्टडी करना है वो करना है हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन की भी यदि हम बात करें तो देखिए बेटा, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये ऐसा हमारा ब्रेन हो गया, सेरेबुलम, और ये हो गया डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन के बाद फिर इधर हम आते हैं तो ये हो जाएगा मिड ब्रेन, समझ रहे हो? मिड ब्रेन के बाद फिर हम और आगे आते हैं तो ये हो जाएगा पॉन्स। ओके, क्या हो गया ये हो गया पॉन्स। पॉन्स के बाद फिर ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया सेरिबेलम, ठीक है। क्या हो गया? सेरिबेलम। सेरिबेलम के बाद फिर नेक्स्ट जो है ये वाला जो पार्ट है ये होता है मेडुला। ये क्या होता है? ये होता है मेडुला। मीन्स हमको एक तो मेडुला और दूसरा पॉन्स, ठीक है। ये हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है नर्वस कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल कैसे होता है, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म्स कैसे रेगुलेट होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा नर्वस कंट्रोल कैसे होता है वो हम समझ रहे हैं, ठीक है। ओके, एक मिनट। हाँ, 44 स्टूडेंट दिखाई दे रहे बेटा। बहुत से लोग कल टेस्ट नहीं दिए हैं, क्या प्रॉब्लम था? रिस्पॉन्स करो पहले तो एक बार।
क्या रीजन था? ओनली 20 स्टूडेंट्स के आसपास ही जो है परफॉर्म कर पाए हैं। ओके, टॉप 20 में जो रिजल्ट आया, जितने लोग परफॉर्म किए उतने ही लोगों का है, और ग्रुप में आपका रिजल्ट भी पोस्ट हुआ है। क्या रीजन था? ज्वाइन कैसे करे बेटा? आपने उस टाइम पे नहीं पूछे, ना फोन आया आपका, ना मैसेज आया। ये एक्सक्यूज है बेटा। टाइमिंग नहीं देखा था, ये भी एक्सक्यूज है। आपको ऑलरेडी पहले से 12 से 3 के बीच का टाइम दिया था, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने पूछना चाहिए। ओके, ऑफिशियल रिकॉर्ड में आपकी एब्सेंटी लग गई है जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग हम लोग देख रहे हैं। तो मेडुला की यदि हम बात करें तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं और फिर डिसऑर्डर हम देखेंगे। ओके, तो अब देखिए रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है, ठीक है, यहाँ पर यदि हम देखें, अब आपके बहुत सारे लोगों के चैट के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, मैं बाद में देखता हूँ बेटा रिस्पॉन्स, और फिर मैं आपसे बात करूंगा। तो अब देखिए रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो लाई करता है कहाँ पे? मेडुला में। जैसे कि सपोज मेडुला है, तो यहाँ पे ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है ये लोकेटेड है। तो अब ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, ये यहाँ पे मैं इस तरह से बना रहा हूँ, ये मेडुला का अंदर का जो पार्ट है, और उसके बाद बेटा यहाँ पे ये हमारा लंग्स है। ओके, इस तरह से यदि हम देखें तो ये हमारा लंग्स हो गया, ये थोरेसिक कैविटी हो गई, और ये जो थोरेसिक कैविटी है इसी के साथ साथ यहाँ पे ये जो है ये रिब्स हो गया। रिब्स के बाद हम देखें बेटा तो यही रिब्स में यहाँ पे इंटरकॉस्टल मसल्स है, और उसके बाद ये हो गया डायफ्राम। तो ये जो मेडुला है यहाँ से नर्व्स का सप्लाई होगा। तो ये जो नर्व का सप्लाई जो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला, ठीक है, तो मेडुला से क्या हो रहा है बेटा? नर्व जो है डायरेक्टली इंटरकॉस्टल मसल से कनेक्टेड है और डायफ्राम से कनेक्टेड है। तो ये सिग्नल जो है ये ट्रांसफर कर रहे हैं। इस सिग्नल जो ट्रांसफर किया, कौन सा सिग्नल था? ये कॉन्ट्रैक्टरी सिग्नल था। तो कॉन्ट्रैक्टरी सिग्नल जो है ये जैसे ही गया तो इंटरकॉस्टल मसल्स और साथ ही साथ जो दूसरा है, क्या कह सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग डायफ्राम, ये दोनों भी जो हो रहा है, क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट होगा। समझ गए? जस्ट वेट बेटा। ओके, ठीक है, कॉल आ रहा था एक, अभी डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ। ठीक है, ड्यूरिंग द क्लास बेटा कॉल नहीं किया करो, आप में से कोई एक होगा जिसका क्लास शायद ज्वाइन नहीं हुआ होगा। चलो कंटिन्यू करते। तो यहाँ पे देखिए मेडुला जिसमें रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्टरी सिग्नल दे रहा है। कॉन्ट्रैक्टरी सिग्नल जब देगा तो ये जो है ये क्या है? डायफ्राम है, और ये क्या है? इंटरकॉस्टल मसल्स। तो अभी यहाँ पे डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी। जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा? रिब्स बाहर की तरफ जाएंगे, थोरेसिक कैविटी जो है इसका वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होता है ये डिक्रीज होगा। मींस इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन। पढ़े हम लोगों ने। लेकिन ये इंस्पिरेशन कितनी देर तक के होता है? इंस्पिरेशन सिर्फ 2 सेकेंड तक के हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? इंस्पिरेशन ओनली 2 सेकेंड्स तक के ही हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं होगा। क्या रीजन है इसका? रीजन ये है क्योंकि इसी के जस्ट पीछे साइड में बेटा, ये ग्रीन कलर से बना रहा हूं, यहाँ पे ये जो है, कौन सा, सॉरी ये नहीं, ये वाला बेटा, तो ये जो है यहाँ पे क्या लाई है? यहाँ पे प्रेजेंट है पॉन्स, ये वाला। तो पॉन्स जो है इसे कहते हैं निमोटैक्टिक सेंटर। ठीक है, कलर देखो ये ब्लैक कलर से इस तरह से बनाया हूं मैंने, और इसमें ये जो है इस तरह से ये पॉन्स। तो पॉन्स जो हो गया ये क्या हो गया बेटा? निमोटैक्सिक सेंटर। अब निमोटैक्सिक सेंटर जो होता है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी तो मसल्स यदि कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट होते रही तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम और इंक्रीज हो जाएगा और हमारा लंग्स भी बर्स्ट हो सकता है। बट ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसके जस्ट बाद पॉन्स जो होता है इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, यहाँ पे ये इस तरह से एक सिग्नल भेजता है। कौन सा सिग्नल भेजता है? कि ये सिग्नल जब देगा तो इधर के जो सिग्नल है ये बंद हो जाते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्टरी सिग्नल बंद हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो मसल्स थी हमारी
डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स, ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। समझ गए? रिलैक्स जब होता है मींस यहाँ पे प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, एक्सपीरेशन का प्रोसेस होता है। समझ में आ गया? तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये एक्सपीरेशन का प्रोसेस होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज करा देता हूं। ये हमारा फोरब्रेन है जिसमें सेरेबेलम और डेंसिफेलॉन है, ठीक है। ये हो गया फोरब्रेन, ये मिड ब्रेन है। उसके बाद इतना जो पार्ट है हमारा हिंड ब्रेन, जिसमें ये सेरेबेलम है, ये पॉन्स है, ये मेडुला है। रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग हम देख रहे हैं जिसमें पॉन्स और मेडुला दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मेन बेटा जो रोल प्ले करेगा वो मेडुला ही करेगा, जिसे क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या होता है बेटा, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये सिग्नल भेजता है जिसकी वजह से डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जिसकी वजह से इंस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। बट ये एक टाइम तक ही होता है, जस्ट उसके बाद एक्सपिरेशन होता है, मींस पॉन्स इस सिग्नल को तोड़ देता है। ये तोड़ता है तो मसल्स रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से एक्सपिरेशन होता है। बेटा ये वाला स्क्रीनशॉट निकाल लो जल्दी से, ताकि फिर मैं आपको आगे का नेक्स्ट पार्ट जो है एक्सप्लेन करता हूं। ओके, हो गया? ओके, वेरी गुड। तो ये था बेटा हमारा नर्वस कंट्रोल। अब हम लोग नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम लोग, कौन सा, केमिकल कंट्रोल क्या होता है। ओके, तो केमिकल कंट्रोल की यदि हम बात करें, तो केमिकल कंट्रोल के लिए बेटा कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या चीज, कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो एक तो सेंटर होंगे, एक सेंट्रल होते हैं और दूसरा पेरिफेरल होते हैं। दो जगह पर कीमो रिसेप्टर जो है क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो अब ये जो कीमो रिसेप्टर जो यहाँ पर प्रेजेंट है, इनका रोल क्या है। तो कीमो रिसेप्टर क्या करते हैं, सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब सिग्नल डिटेक्ट करने के बाद देखो वो डायग्राम, ये इस तरह से रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये हमारा मेडुला है और इसके ऊपर ये पॉन्स है, ठीक है। तो ये मेडुला के जस्ट यहाँ पे ये जो है बेटा, ये जो है ये होता है कीमो सेंसिटिव एरिया। क्या होता है ये, कीमो सेंसिटिव एरिया होता है। अभी कीमो सेंसिटिव जो एरिया जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे, जैसे ही सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हुआ या फिर H+ आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हुआ, तो ये क्या होता है, उस कंसेंट्रेशन को डिटेक्ट कर लेते हैं। डिटेक्ट करने के बाद क्या होगा, जैसे क्योंकि ये कीमो रिसेप्टर है ना, ये सेंसिटिव होते हैं बहुत सारे केमिकल से, तो जब केमिकल से सेंसिटिव होंगे तो उसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये सिग्नल्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। अब डिटेक्ट करने के बाद क्या होगा, जैसे ही डिटेक्ट हुआ ये खुद तो कुछ कर नहीं सकता, ये अपना जो सिग्नल है किसको देंगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। और आगे का जो प्रोसेस जो कंप्लीट करना है वो कौन करेगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ही करेगा। समझ रहे हो बेटा? तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये प्रोसेस होती है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया बेटा सेंट्रल वाला। अब पेरिफेरल की हम बात करते हैं। तो पेरिफेरल की यदि हम बात करें तो जैसे कि सपोज यहाँ पे ये हमारा हार्ट हो गया, ठीक है। यदि हम हार्ट की बात करें तो इस तरह से हार्ट में ये 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, आगे चल के आपको सारा क्लियर करवा दूंगा। इस तरह से बेटा ये 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, 2 एट्रिया है और 2 वेंट्रिकल है। एट्रियम में दो साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आएगा वो एट्रिया से होके वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से यहाँ से जो है ये लंग्स में जा रहा है, ठीक है। इधर साइड क्या है बेटा, लंग्स है। अब लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से कहाँ पे आएगा, हार्ट में आएगा, और यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ से होते हुए इधर जाएगा और यहाँ से इस तरह से ये पास होता है, तो ये कहलाता है एओर्टा। लेकिन इसी एओर्टा से इस तरह से एक आर्टरी निकली होती है जिसे कहते हैं कैरोटिड आर्टरी।
क्या कहते हैं, कैरोटिड आर्टरी। एक मतलब हार्ट से ब्रेन तक के जो ब्लड को पास करना होता है ना, सप्लाई करना होता है, तो यहाँ से इस तरह से कैरोटिड आर्टरीज जो प्रेजेंट होती है। लास्ट टाइम मैंने आपको डायग्राम में जो है एक्सप्लेन किया था, याद होगा। तो ये जो कैरोटिड आर्टरीज जो यहाँ पे जब जा रही है, तो ये कैरोटिड आर्टरी पे जगह जगह पे इस तरह से कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये कौन से रिसेप्टर होंगे, ये पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर होंगे। तो अब देखो ब्लड जब यहाँ से आके इधर गया, यहाँ से आके इधर होके इस तरह से जब पास हो रहा है, तो जब यहाँ से जब ब्लड पास हो रहा है बेटा, तो ब्लड में हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन भी बढ़ा हुआ है और H+ आयन का कंसंट्रेशन भी बढ़ा हुआ है, ऐसा हो सकता है, समझ रहे हो। तो जब ये कंडीशन वहां पे आएगी, तो इस कंडीशन की वजह से क्या होगा यहाँ पर, तो इसमें देखिए पहली चीज तो यदि हम देखें, तो यहाँ पे जब ब्लड यहाँ से पास होगा, तो ये जो रिसेप्टर्स उसने कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन और H+ आयन का कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये भी जो एरिया है ये कैसा है, कीमोसेंसिटिव एरिया है। अब कीमोसेंसिटिव जो एरिया है, इसने जैसे ही सिग्नल को डिटेक्ट किया, अब ये क्या करेगा, सेम सिग्नल जो है यहां से किसको भेजेगा बेटा, ये हमारा जो है RRC, समझे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। आगे का जो काम है वो कौन करेगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ही करेगा। समझ रहे हो, समझ में आया कि रिस्पॉन्स करो जल्दी से, क्लियर हो ये वाला पार्ट, ओके वेरी गुड। तो इस तरह से बेटा हार्ट में जो कैरोटिड आर्टरीज है, ठीक है, इसमें जो कैरोटिड आर्टरी इसे एओर्टिक बॉडी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, एओर्टिक बॉडी कहते हैं, और साथ ही साथ कैरोटिड बॉडी भी कहते हैं इसे। और ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन और H+ के कंसंट्रेशन को ही डिटेक्ट करते हैं। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो इससे इसको कोई लेना देना नहीं होता है, इसका कोई रिलेशन नहीं होता है यहाँ पे। मींस जो डिटेक्शन जो हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड और H+ की वजह से हो रहा है। आपने देखे होंगे ना, कभी कभी हमारा ब्रीथिंग रेट जो है बहुत कम होता है। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत भाग रहे हैं, बहुत भाग रहे हैं, बहुत भाग रहे हैं, तो भागने की वजह से हमारा जितना भी जो टिश्यूज है, मसल्स है, उसने सारा ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लिया। यूटिलाइज किया तो वहां पे ग्लाइकोलाइसिस हुई, ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया। कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ेगा तो वो H2 के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, H+ डिसोसिएट हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ऐसे इंक्रीज हो गया। बेसिक लेक्चर्स, इसके पहले के लेक्चर्स अवेलेबल है बेटा, रिकॉर्डिंग वहां पे देख लो यदि नहीं देखे होंगे तो, समझ गए। अब ये सारी चीजें जब हो रही है इस तरह से, तो अब ये सब होने के बाद फाइनली जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, आपने देखे होंगे ऐसा हमारा ब्रीथिंग हो जाता है, इस तरह से हम ब्रीथ करते हैं, समझ गए ना। तो इस तरह से हमारा जो ब्रीथिंग जो होता है, तो ब्रीथिंग में ये मैकेनिज्म्स जो है इस तरह से यहाँ पे होती है, समझ में आ गया। तो रेस्पिरेटरी रेट जो है नॉर्मल कितना था, 12 से 16 टाइम था, बट अब ये क्या हो गया, बढ़ गया है। समझे क्यों बढ़ा है बेटा, रीजन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन का कंसंट्रेशन जो बॉडी में इंक्रीज हो गया, हमारे लिए हार्मफुल है, टॉक्सिक है, तो इसको इमीडिएटली बाहर निकालना है। तो ब्रीथिंग फास्ट होगा तो ऑक्सीजन आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। यही तो है बेटा रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, समझ में आ गया, क्लियर हुआ। अभी किसी का क्या है, सेंट्रल वाला पार्ट रिपीट करो, कौन सा, ये वाला, योगेश्वरी बेटा यही वाला क्या, आर्यन सेंट्रल वाला पार्ट रिपीट करना, यही वाला है ना, हाँ ठीक है, रिपीट कर दे रहा हूँ। चलो दोनों भी पार्ट एक बार रिवाइज करा देते रहा हूँ जो भी मैंने बताया। देखिए बेटा केमिकल कंट्रोल हम लोग देख रहे हैं, केमिकल कंट्रोल में बेटा कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, और बट डिफरेंट पार्ट में सिर्फ 2 ही जगह पर है। ये हमारा क्या है, मेडुला है, मेडुला के पास एक सेंटर है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, उसी के साथ ही साथ बेटा यहाँ पे ये वाला जो है ये होता है सेंटर, मतलब ये कीमोसेंसिटिव एरिया मेडुला के सेंटर रीजन पे ही लाई करता है, समझ गए। तो अब ये जो मेडुला जो है यहाँ की हम बात करें तो ये कीमोसेंसिटिव एरिया है। तो अब देखो क्या होता है, जब फाइनली ब्लड जब ब्रेन के पास गया, तो ब्रेन के पास जाने के बाद ये यहाँ पे ब्लड वेसल्स का सप्लाई होगा इस तरह से, तो ब्लड यहाँ से होके भी पास होगा कि नहीं होगा। जब ब्लड यहाँ से होके पास हो रहा है, ठीक है, आपने शायद स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे, देखो ये गंदा हो जाएगा तो फिर आपको फिर बाद में प्रॉब्लम जाएगी। एक काम करो, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये लेक्चर्स जो है इसका PDF नहीं मिलेगा आपको, समझे। पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट, हाँ। या फिर आप वीडियो देखे होगा ना, तो उसमें से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो बेटा एक बार स्क्रीनशॉट जल्दी से। हाँ बेटा, चाइल्ड में ब्रीथिंग रेट जो है मैक्सिमम होता है, फीटस में 120 होगा। उसके बाद चाइल्ड में यदि हम देखें तो 80 के आसपास होता है, 40 टाइम्स नहीं होता बेटा, ज्यादा होता है।
ओके चलो, तो अब देखिए क्या बता रहा था मैं, जब फाइनली ये जो ब्लड पास हो रहा है, तो ये ब्लड पास होके जब हमारे इस मेडुलरी रीजन से पास होगा तो यहां से भी पास होगा। तो ये जब यहां से ब्लड पास हो रहा होता है तो ये जो कीमो रिसेप्टर्स हैं उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन के कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर लेंगे। डिटेक्ट करने के बाद फाइनली क्या होगा, ये सिग्नल किसको भेजेंगे, खुद तो कुछ कर नहीं सकते, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ही सिग्नल सेंड करेंगे। समझ रहे हो, सिग्नल जब सेंड किया तो आगे का जो काम है फाइनली अल्टीमेटली यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ब्रीथिंग कंट्रोलिंग जो होती है, रेगुलेट होती है, वो किसकी वजह से होती है, वहां पे आपको ऑप्शंस मिलेगा। ठीक है, आपको ऑप्शंस हो सकता है कीमोसेंसिटिव एरिया, आपको निमोटैक्टिक सेंटर भी हो सकता है, आपको रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शंस आ सकते हैं, और एक ऑप्शन आ सकता है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टर्म में पूछा है। अब देखो वहां पे दो तरीके से पूछ सकते हैं, एक तो अल्टीमेटली कंट्रोल तो सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन मेन जो रोल जो प्ले हो रहा है वो किसका हो रहा है, मेन रोल प्ले कर रहा है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्वेश्चन किस तरह से पूछा है वो हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, यदि ऑल ऑफ दिस नहीं है तो वहां पे जो रिलेशन आएगा, नहीं तो आप बोलोगे कि सर इसमें कुछ तो भी मिसिंग है। जब ऑल ऑफ दिस नहीं दिया तो हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पे जाना पड़ेगा। समझ में आ गया बेटा, क्लियर हुआ वाला पार्ट, हेलो, समझा सभी को? ओके वेरी गुड। चलो अब आपके कुछ यहाँ पे चैट्स आए थे थोड़ी देर पहले, उसका रिस्पांस देता हूँ। किसी को कुछ पूछना है बेटा ये रेगुलेशन को लेकर के? हेलो, पार्ट रिवाइज करा दिया ना, ये सेंटर था पेरिफेरल, जो कि कैरोटिड आर्टरी, जो हार्ट से जो लार्ज ब्लड वेसल्स होता है। मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ, जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे उन लोगों के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा बेटा। इस तरह से ये कैरोटिड आर्टरीज है। ठीक है, मतलब एक ऐसा कह सकते हैं हम लोग, कौन सा ये वाला, मतलब हार्ट से जब ब्रेन तक के जो हमारा ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो ये जो होता है ये कैरोटिड आर्टरी होता है, जो क्या है, जहां पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करता है बेटा, सिग्नल को डिटेक्ट करता है। इस तरह से ब्रेन में बेटा दो सेंटर यहाँ पे अगेन प्रेजेंट है, एक तो पॉन्स है और दूसरा मेडुला है। और ये सिग्नल इस तरह से दोनों भी जगह देखो, हार्ट के साथ भी कनेक्टेड है, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम के साथ भी कनेक्टेड है। ये इस तरह से ब्रीथिंग का मैकेनिज्म जो है वो कंट्रोल होता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये प्रोसेस हो रही है। चलो अभी कुछ लोगों के और डाउट थे। प्रहलाद में क्या था, इन केस लंग्स ट्रांसपेरेंट, हाउ लंग्स इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस एंड हाउ इज रेगुलेट। बेटा क्वेश्चन समझा नहीं मैं आपका, आप क्या पूछना चाह रहे हो? ठीक है, टोटल मेडुला के थ्रू ही कंट्रोल होगा। नीलम, बेटा इंटरकॉस्टल मसल आपको नहीं मालूम। बेटा नीलम मुझे ये बताओ, आप कब ज्वाइन किए हो बेटा, क्लास लेक्चर कब ज्वाइन किए हो आप न्यू स्टूडेंट हो क्या नीलम? रिस्पॉन्स करेंगे। नीलम आपका एक डाउट आया है, आपको इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होता है नहीं जानते। ठीक है मैं बता देता हूँ, बट पहले मुझे बताओ आप क्लास लेट ज्वाइन किए हो क्या? कीमो रिसेप्टर बेटा एओर्टिक बॉडी जो हमारा और हमारा जो मेडुला है दोनों भी जगह प्रेजेंट है। नीलम नहीं बेटा, तो आप जब न्यू स्टूडेंट नहीं हो तो आपको इंटरकॉस्टल मसल्स क्यों नहीं पता बेटा? ये वाला लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया क्या बेटा नीलम? लेक्चर अटेंड नहीं किया आपने ये वाला? लंग्स ट्रांसप्लांट बोल रहे हो बेटा आप या ट्रांसपेरेंट बोल रहे हो? ट्रांसपेरेंट एक टर्म अलग हो गया, ट्रांसप्लांट एक अलग टर्म हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ प्रहलाद आपका डाउट। हाँ मेडुला बेटा वोमिटिंग को भी कंट्रोल करता है। हाँ ट्रांसप्लांट बोल रहे हो ना, हाँ वही तो, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा था। हाँ तो ट्रांसप्लांट जो है बेटा उस टाइम पे यदि हम देखें तो रेगुलेशन जो है, रेगुलेट नहीं करेगा ये उस टाइम पे। वहां पे क्या है, एक अलग तरीके से वहां पे कनेक्शंस दिया जाता है। जैसे हम लोग पल्मोनरी वेंटिलेशन जो बोलते हैं ना, वेंटिलेटर जो लगाया जाता है, तो वेंटिलेटर को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, और किसी का डाउट था देख लेते हैं। अब मुझे बेटा नीलम ये सोचना पड़ रहा है कि आपको इंटरकोस्टल मसल्स नहीं पता है और अभी तक क्या आपने लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी नहीं देखे हो। मंदर,
क्यों बेटा आप टेस्ट क्यों नहीं दे पाए? नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था। सुजीत, टाइम नहीं, देखो बेटा ये सारे एक्सक्यूज जो है ना आप जितने दे रहे हो मुझे, ये कोई भी काम के नहीं है। ये सारे एक्सक्यूज से आपका नीट क्रैक नहीं होगा, एक बात याद रखना। आप एक्सक्यूज मुझे तो दे दोगे लेकिन रिजल्ट आप अपना खराब करोगे ऐसे में। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बेटा डीआरजी वीआरजी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हमको इतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा आपके जो भी प्रॉब्लम थे आपने मुझे मैसेज किसी ने भी नहीं किए, मैं आपके लिए अल्टरनेटिव सोर्स जो है टेस्ट का कंडक्ट कर सकता था, समझे। सिर्फ आप एक्सक्यूज दे रहे हैं और मैं आपका ये सिर्फ एक्सक्यूज ही समझूंगा और कुछ भी नहीं समझूंगा, ठीक है। मुझे चाहिए रिजल्ट्स नॉट एक्सक्यूज, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जिसने आज एक्सक्यूज दिया वो हर दिन एक्सक्यूज देते रहेगा और उसका रिजल्ट एक्सक्यूज बन जाएगा, समझे। और यदि आपको अपना अच्छा रिजल्ट बनाना है तो एक्सक्यूजेस को भूल जाइए, क्योंकि आपका एक एक्सक्यूज जो है मेरे कोई काम का नहीं है, ठीक है। आप नेटवर्क की प्रॉब्लम बताओ या कुछ भी बताओ, यदि एक्सक्यूज देना रहता तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, उसके बाद भी मैंने आपका क्लास लिया, याद है ना। उस दिन भी हम बोर्ड पे ही पढ़ रहे थे लेकिन प्रॉब्लम हो गई थी, समझे। लेकिन उसके बाद भी मैंने क्लास लिया। तो एक्सक्यूज देना रहता तो मैं क्लास को लेकर के भी एक्सक्यूज दे सकता था, बेटा आज पावर नहीं है, एक काम करते हैं आज का क्लास जो है नहीं लेते हैं, आपको मैं असाइनमेंट दे देता हूँ, आप सॉल्व करो और उसके बाद फिर हम देखेंगे। तो मैं किसी भी टाइप का एक्सक्यूज आपको नहीं दे रहा हूँ, तो मैं आप लोगों से ये एक्सेप्ट करता हूँ कि आप भी किसी भी टाइप का एक्सक्यूजेस जो है मुझे ना दो, ठीक है। समझ रहे हो, क्योंकि एक्सक्यूजेस जो है हमारा फेलियर है। जैसे हिपेटाइटिस होता है ना, वैसे हम जो बहाने बना रहे हैं उसको बहाना साइटिस कहते हैं, एक बात याद रखना। और हिपेटाइटिस एक बीमारी एक बार लग जाती है, जैसे बहाना साइटिस एक बीमारी आपको लग गई ना तो लाइफ में आपको हमेशा उसकी आदत हो जाएगी और वही आपकी सबसे बड़ा फेलियर का रीजन रहता है, ठीक। तो कोशिश करो कि नेक्स्ट टाइम से हम अपने साथ इस टाइप के एक्सक्यूजेस नहीं देंगे। यदि टेस्ट है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा कि टाइम कब है आप पूछो, ठीक है। यदि टाइम नहीं बताया तो, या फिर आपके साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो आप रेडी रहो, पहले से अलर्ट रहो कि नहीं हमें टेस्ट देना है। और देना है इसलिए नहीं क्योंकि सर ने बोले हैं, टेस्ट हमें इसलिए देना क्योंकि हमको खुद को डॉक्टर बनना है। तो बेटा जो नेचर है ना वो भी तो देख रहा है कि आप खुद के लिए कितने सिंसियर हो, कितने सीरियस हो, क्योंकि कल को चल के आपको एक पेशेंट के साथ जब वहां पे ट्रीट करना होगा, हो सकता है वो ऑपरेशन थिएटर में हो, लेकिन आज आप अपने लिए इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इर्रेस्पॉन्सिबल है। तो जो आपको डॉक्टर बनाने वाला है वो तो आपको अभी से देख रहा है ना, समझ रहे हो। और जब वो आपको अभी से देख रहा है और जब आप अपनी खुद की केयर नहीं कर पा रहे हो तो एक पेशेंट की कैसे केयर कर पाओगे, ठीक है। तो बेटा हमको मशीनों के साथ नहीं खेलना है, क्योंकि मशीनों के साथ खेलेंगे तो उसमें कोई लाइफ नहीं होती। हमको एक इंसानों की लाइफ जो है हमारे हाथ में है, ठीक है। वहां पे हमको एक्सपेरिमेंट नहीं करना, क्योंकि छोटी सी गलती किसी की जान और किसी की लाइफ ले सकती है या बचा सकती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो डॉक्टर भी वही बनेगा जो अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो अपनी खुद की केयर करता है, हर चीज के लिए सिंसियर है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात मुझे फिर से नहीं बताना पड़ेगा, आपको याद रहेंगी ये सारी चीजें, ओके। चलो बहुत सारे चैट पे रिस्पॉन्स दिख रहे हैं मुझे, ठीक है बेटा। पार्थ सभी लोगों के जो रिस्पॉन्स देता हूँ थोड़ी देर के बाद। हाँ चलो वेरी गुड बेटा। व्हाट विल बी द CO2 partial pressure of O2 and CO2 in atmospheric air compared to those alveolar air? High RBC decrease or increase? What will be the CO2 compared to? ठीक है बेटा मैं बता रहा हूँ, आपके सारे क्वेश्चंस के डाउट बता रहा हूँ। एक काम करते हैं यार, सबसे पहले ना वो हमारा जो एक लास्ट टॉपिक रह गया है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपके जो भी डाउट्स है वो मैं लेता हूँ, सारा क्लियर करा दूंगा, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे क्या होता है बेटा, एल्टीट्यूड सिकनेस होता है। एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन के नंबर डिक्रीज होते हैं ना तो हमारा आरबीसी के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं,
क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन को होल्ड करके रखना है, ठीक है। तो वो एल्टीट्यूड सिकनेस होता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको आगे चल के, बट फिलहाल यहाँ पे जो मेन पोर्शन है उस पे हम चलते हैं और वो पार्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं सबसे पहले। मींस नेक्स्ट पार्ट जो है अभी हमारा कौन सा है, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये हम देखेंगे, जिसमें फर्स्ट जो डिसऑर्डर है क्या है, अस्थमा, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा अस्थमा क्या होता है ये हम देखेंगे। अब आप बोलोगे कि सर 4 लाइन का है, 4 मिनट में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा। सबसे पहले एक्चुअली जो डिसऑर्डर जो होते हैं ना, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, वो कैसे होता है। कोई एक इन्फेक्शन जब हमारे बॉडी में जा रहा है, मतलब एक बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी में जाके इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, तो एक्चुअली वो कैसे कॉज हो रहा है वो हमको देखना है, समझ गए। वो देखेंगे तब जाके तो आपको वो सारी चीजें समझ में आएंगी। तो एक सिंपल 2 टर्म में कंप्लीट होने वाला पार्ट नहीं है। यहाँ पे जैसे कि मैं ये डायग्राम यदि यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये हमारा बेटा एयर पासेस है, इस तरह से एयर जो है ये पास होंगी। ओके ये हमारा कॉमन एयर पासेस है, ठीक है। अब कॉमन एयर पासेस जो यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हो, तो यदि हम यहाँ पर देखें तो पहली चीज तो अस्थमा को समझने के पहले हम लोग एक नॉर्मल इन्फेक्शंस कैसे होता है वो समझेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल इन्फेक्शंस की यदि हम बात करें, ठीक है, तो क्या होता है बेटा, देखो नॉर्मल इन्फेक्शंस जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर में ये जो है ये एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया हो सकता है, ये जर्म्स हो सकता है, और ये हमारा बॉडी का टिश्यू है। तो ये जब बैक्टीरिया इस टिश्यू को डैमेज करके जब अंदर इंटर करा, ठीक है, या फिर ये टिश्यू के बाद इनसाइड में ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल्स की वॉल होंगी, तो ये बैक्टीरिया इस वॉल को डैमेज करते हुए अंदर चला जाएगा, समझ गए। मतलब या तो टिश्यू के अंदर या फिर ब्लड के अंदर, दोनों भी जगह पे वो डैमेज करके एंट्री कर लिया है किसने, इस बैक्टीरिया ने। जब एंट्री किया है तो इनसाइड यदि हम देखें तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का सेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं मास्ट सेल। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं मास्ट सेल। अब मास्ट सेल जो है इसका रोल क्या है, ठीक है। तो मास्ट सेल जो होता है ये क्या करेगा, एक केमिकल रिलीज करता है, ये रिलीज करता है एक केमिकल, और इस केमिकल को कहते हैं हिस्टामाइन। क्या कहेंगे इस केमिकल को, इस केमिकल को कहते हैं हिस्टामाइन। अब ये जो हिस्टामाइन जो है ये 2 तरीके से काम करता है। हिस्टामाइन इसका एक काम जो है ये होता है बेटा वैसोडाइलेटर, ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, ये डायलेट कर देता है, समझ गए। और दूसरा होता है ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर, समझ गए। या तो ब्लड वेसल से उसे डायलेट करेगा या फिर ब्रोंकाई जो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। अब इसमें हो क्या रहा है, तो देखो बेटा यदि हम ये नॉर्मल इन्फेक्शंस की बात करें तो ब्लड वेसल्स जो है डायलेट करेगा। एक बार बेटा ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसमें थोड़ा सा मैं चेंज ला रहा हूं, ले लो जल्दी से, हो गया। अब देखिए वैसोडाइलेटर में जो है क्या होगा, ये जो वेसल्स है ब्लड वेसल्स, इसे इसने क्या किया सा, डायलेट कर दिया। अब डायलेट किया तो आजू बाजू बेटा कुछ सेल्स और कुछ स्पेस होगा, समझ रहे हो। तो कुछ सेल्स और जो स्पेस होगा वो कम हो गया। अब ये जब डायलेट होगा तो ऑब्वियसली ये टिश्यू जो था उसमें इस तरह से बेटा क्या आएंगे, स्वेलिंग आ जाती है। तो टिश्यू जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, स्वेल हो जाएगा। मींस टिश्यू में क्या होगा, इन्फ्लामेशन आ जाएगा, समझ गए। किसकी वजह से, इस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से यहाँ पे टिश्यू में इन्फ्लामेशन आ जाता है। तो अभी तो हम लोगों ने ये नॉर्मल टिश्यू की बात की, हमने अभी ब्रोंकाई वाली बात किए ही नहीं है।
हम लोग यहाँ पे जो है बेटा सिर्फ एक टिश्यू में या फिर ब्लड में जब इन्फेक्शन होता है तो हमारे बॉडी में जो मास्ट सेल्स जो होती है वो हिस्टामाइन सिक्रेट करता है, ठीक है। और हिस्टामाइन जो होता है वो केमिकल जो रिलीज कर रहा है उसकी वजह से हमारे बॉडी में इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब अस्थमा में क्या होता है देखो, तो अस्थमा में देखना, आप देखना जब वो ऐसा जब ब्रीथ करते हैं ना तो बहुत फास्ट, मतलब उनको जोर लगाना पड़ता है, अपना बॉडी का जो एनर्जी वो खर्च करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ब्रीथिंग में अस्थमा के टाइम पे डिफिकल्टी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये देखो, ये जो हमारा एयर पासेस है ना, जो नॉर्मल है वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, पिचक जाता है ऐसा, तो उसको ऐसा खोलना और फिर ऐसा बंद करना, फिर खोलना फिर बंद करना, तभी तो एयर पास हो पाएगी ना। तो इस तरह से बेटा वहां पे ये मैकेनिज्म्स होती है। तो अस्थमा में क्या होता है बेटा, डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग में। अब ब्रीथिंग में जो डिफिकल्टी हो रही है ये कैसे हो रहा है वो हम देखते हैं, ठीक है बेटा। ये वॉइस सही चल रहा है ना, कुछ ऐसा अटक के तो नहीं चल रहा है? एक बार रिस्पॉन्स करो। वॉइस के साथ ही साथ जो मेरा वीडियो है इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है ना? बराबर है, हाँ ठीक। चलो, इसमें किसी को स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना क्योंकि मैं आगे ये सब क्लीन कर रहा हूँ और फिर अब आपको अस्थमा वाला जो कैसे प्रॉब्लम आता है वो बता रहा हूँ। ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है, वेरी गुड बेटा। हाँ, एनसीईआरटी में 4 लाइन में खत्म कर दिया है, बट उसका कंसेप्ट क्लियरिटी आपका अच्छा नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और ये 2016 या 17 में नीट के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा है इसको लेकर के, कैसे क्वेश्चंस आए वो भी मैं बताऊंगा, तो आपको समझेगा कि हाँ सर सही बात है। यदि कंसेप्ट नहीं समझा होता तो सिर्फ 4 लाइन पढ़ के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है। ये समझा बेटा, ये कंसेप्ट है बेटा इसके पीछे का, ठीक है। अब आगे रिपीट करना है फिर से। हाँ, देखिए बेटा, यहाँ पे अस्थमा हमें समझना है, तो अस्थमा के पहले हम लोग यहाँ पे नॉर्मल इन्फेक्शंस कैसे होता है वो देख रहे हैं। आप देख रहे हैं बेटा, कोई भी एलर्जेंस, कोई जर्म्स जब हमारे बॉडी में कोई भी पार्ट हो सकता है बेटा, हमारा ये जो टिश्यू है यहाँ से जा सकता है, स्किन कट हो गई, नोज, माउथ, ईयर, कहीं से भी हमारा क्या है जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर कर सकते हैं। जब बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जब इंटर कर रहे हैं तो एंट्री करने के बाद क्या होगा बेटा, हमारे जब बॉडी में जाएंगे तो हमारे बॉडी का खुद का एक इम्यून सिस्टम होता है, समझे। इम्यून सिस्टम जानते हो ना, हमारे बॉडी का एक प्रोटेक्टिव सिस्टम, रेजिस्टेंस पावर, वो उस बैक्टीरिया को आने थोड़ी देगा, उसको मारेगा ना। तो मारने के लिए हमारे बॉडी का एक सेल्स होता है, उस सेल्स को कहते हैं मास्ट सेल्स। जब बैक्टीरिया हमारे टिश्यू में या फिर हमारे ब्लड में पहुंचा तो ये मास्ट सेल्स जो होती है ये एक केमिकल रिलीज करती है, इस केमिकल को कहते हैं हिस्टामाइन। क्या कहते हैं इस केमिकल को? हिस्टामाइन। तो ये हिस्टामाइन जो होता है ये वैसोडाइलेटर होता है। डायलेटर मतलब ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, फैला देगा, इस तरह से चौड़ा कर देगा। तो ब्लड वेसल्स को चौड़ा करना इस तरह से, तो ये क्या कहलाएगा? वैसोडाइलेटर। अब ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर मतलब ये जो ब्रोंकाई है ना, इसको कंट्रैक्ट कर देगा, मतलब इतना बड़ा था तो इसको ये ऐसे छोटा कर देगा, सिकुड़ जाएंगे, ऐसे पिचक जाएगी। तो ये ब्रोंकाई को कंस्ट्रिक्ट कर देता है और वेसल्स को डायलेट कर देता है, समझे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, जब इसने इस तरह से डायलेट किया तो जितना भी यहाँ पे जो प्लाज्मा है, जो लिक्विड है, जो फ्लूइड, बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकलेगा तो टिश्यू में स्वेलिंग आ जाएंगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो इसमें WBCs है, डिफरेंट टाइप के सेल्स है, वो सेल्स सब मिलके उस बैक्टीरिया को मारने में लग गए। तो केमिकल जब सीक्रेट हुआ तो रेडनेस आती है, एकदम वहां पे हीट बढ़ जाती है, बर्निंग सेंसेशन होता है आपको, कभी ईचिंग होती है। एक्चुअली बेटा ये एक रिस्पॉन्स मिल रहा है हमारे बॉडी को बाहर से कि कोई तो भी इन्फेक्शन हुआ है और हमारा बॉडी ना उसको मारने में लग गया है, ठीक है। ये सब इम्यूनोलॉजी में भी है, आपको आगे चल के आप समझोगे ये सारी चीजें। तो इस तरह से वहां पे मैकेनिज्म हो रहा है बेटा नॉर्मल इन्फेक्शन में। अब अस्थमा की हम बात करें, ये क्या होता है, कैसे होता है, ये क्लियर हो गया ना? आगे बढ़े भी, रिया बेटा समझा? ओके चलो, तो ये था क्या चीज बेटा, हमारा नॉर्मल इन्फेक्शंस। और नॉर्मल इन्फेक्शंस में कैसे यहाँ पे क्या हुआ वो हम लोगों ने देखे। बट अस्थमा जो है इसमें क्या होगा बेटा, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है। आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी ने 2 टर्म दिया है, एक तो डिफिकल्टी होंगी ब्रीथिंग में। क्यों होंगी? क्योंकि यहाँ पे ये जो है ब्रोंकाई, ये क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बट इसका रीजन क्या है, रीजन नहीं पता, समझे। और रीजन नहीं मालूम और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो ऐसा डायरेक्ट थोड़ी पूछा जाएगा, समझे। तो अब देखो, जैसे कि पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन समझते हो ना, कोई पॉलन ग्रेन्स हो सकता है या एलर्जेंस है, कोई जर्म्स भी हो सकते हैं।
जब इस तरह से एयर पासेस से जब हमारे इस तरह से, ठीक है, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई में जब पहुंचे, समझ गए, तो इस तरह से जब ये आए, तो आने के बाद बेटा यहाँ पे क्या होता है, हमारा बॉडी जो है, हमारे बॉडी का एक इम्यून रिस्पॉन्स, हमारी इम्यूनिटी जो है उस एलर्जेंस के अगेंस्ट में एक रिस्पॉन्स देगा, समझे। तो हमारे बॉडी जो है इस एलर्जेंस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स जो दे रहा है, मींस उसे हम अपना इम्यून सिस्टम कहेंगे। और ये जो पेशेंट जो होते हैं ना बेटा अस्थमा के, तो इनका जो इम्यून सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है, हाइपर सेंसिटिव होता है। कैसा होगा, हाइपर सेंसिटिव होगा। अब हाइपर सेंसिटिव मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे एक केमिकल होता है बेटा, उसे IgE कहते हैं। ये एक इम्यूनोग्लोबुलिन है, एक प्रोटीन है बेटा जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। तो क्या होता है, ये IgE जो होता है इसको मारने के लिए कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करेगा। ठीक है, ध्यान से समझना जो बता रहा हूं मैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो केमिकल्स जो है, मतलब एक प्रोटीन जो है इसको मारने, क्योंकि वो अपने आप आने तो नहीं देगा ना, अपना बॉडी, अपना इम्यून सिस्टम उससे प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ वहां पे करेगा। तो एक काम करते हैं, इस सेक्शंस को हम यहाँ से कट करते हैं। कट करने के बाद हम इस तरह से देखते हैं, देखो ये हमारा ये अंदर का ये एयर पासेस है और ये हमारा बाहर का टिश्यू, मतलब देखो ये इस तरह से हमारे ट्रैकिया है, ट्रैकिया के चारों तरफ ये और भी ऐसा टिश्यू लगा होगा, समझ रहे हो ना, इस तरह से टिश्यू और मसल्स। तो ये अंदर का पार्ट है, बाहर का पार्ट, तो ये अंदर और ये बाहर, और अंदर में एयर यहाँ से जा रही है, तो एयर जो है कहां से जाएगा बेटा, यहाँ से जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हो रहा है। तो अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे जब एलर्जेंस यहाँ से जब अंदर जा रहे हैं, समझ रहे हो, तो एलर्जेंस जब यहाँ से अंदर जाएंगे तो IgE जो एंटीबॉडी होती है, एक केमिकल्स होता है, ये क्या करेगा, ये पहले तो ये इससे, ठीक है, इस तरह से ये हमारा टिश्यू है ना, ये टिश्यू की वॉल डैमेज होंगी, डैमेज होने के बाद इधर साइड ये हमारी ब्लड वेसल्स है, समझे, और उसके बाहर हमारा बाहर का जो टिश्यूज है स्किन सेल्स है। तो अब ये जो IG जो है ये क्या करेगा, ये बाइंड करेगा मास्ट सेल से, ठीक है, किससे बाइंड कर गया, मास्ट सेल से, मतलब इसने सिग्नल IgE को दिया, मतलब IgE सीक्रेट हुआ वहां पे, ये मास्ट सेल से बाइंड हुआ, मास्ट सेल ने क्या किया बेटा, हिस्टामाइन सीक्रेट कर दिया। अब हिस्टामाइन जैसे ही सीक्रेट हुआ, तो अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये ब्लड वेसल्स है यहाँ पर, समझे, ये वाला जो है ये क्या है, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या होंगे, इस तरह से डायलेट हो जाएगी, समझ रहे हो, ये डायग्राम यहाँ बनाता हूं। अब यहाँ पे ब्लड वेसल्स जब डायलेट हो रही है, तो मुझे बताओ बेटा, ये ब्लड वेसल्स जब इस तरह से डायलेट होंगी तो यहाँ पे ये ऐसी हो जाएंगी, तो इधर साइड स्वेलिंग आ जाएगी, समझ रहे हो, यहाँ पे ब्लड वेसल्स जब डायलेट होंगी तो ये ऐसी हो जाएंगी, तो उसकी वजह से ये अंदर साइड जो है बेटा, ये देखो पहले ये राउंडेड बना था, ये ऐसा हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया ब्रोंकाई, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ब्लड वेसल्स। तो मुझे ये बताओ बेटा, जब हिस्टामाइन सीक्रेट हुआ तो हिस्टामाइन का दो प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी कौन सा है, एक तो ब्लड वेसल जो है इसको डायलेट कर देगा, और दूसरा ये जो ब्रोंकाई है उसको क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। अब मुझे बताओ, ये जब ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया इस तरह से, तो अब ये जो एयर पासेस जो है ये क्या हो गया, ये ब्लॉक हो गया, समझ रहे हो। तो ब्रीथिंग में क्या होगा, डिफिकल्टी होगी, किसकी वजह से डिफिकल्टी हो रही, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ बेटा, ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, समझ में आ गया बेटा। वैसोडाइलेटर, हाँ ये एलर्जिक डिसऑर्डर है, तो अस्थमा जो होगा वो क्या होगा, एलर्जिक डिसऑर्डर होगा, समझा। देखो अब हमारे एनसीईआरटी में क्या बताया उसको देख लेते हैं। एनसीईआरटी में देखो एक सिंगल लाइन में खत्म किया है इसको, क्या बताया बेटा यहाँ पे, अस्थमा जो होता है ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो रही है ना, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, बट रीजन बताया कि नहीं, कॉजिंग वेजिंग, वेजिंग मतलब देखो एक खरखराट वाला एक साउंड यहाँ से जनरेट होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन आ जा रहा है, उसकी वजह से। हाँ, कोरोना में भी ऐसे होता है बेटा, समझ गए। तो इस तरह से IgE जो है इसका जब सिक्रेशन होता है, जब एलर्जेंस हमारे बॉडी में आते हैं, तो मास्ट सेल से वो बाइंड करता है, हिस्टामाइन सीक्रेट होगा जो वैसोडाइलेट करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन आ जाएगा ब्रोंकाई में, और एयर पासेज जो है वो क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से, ताकि हम आगे बढ़ते हैं।
किसी को कुछ पूछना है बेटा? ये था अस्थमा। आगे बढ़े। बेटा ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स पे अफेक्ट कर रहा है, एल्वियोलाई में नहीं। अस्थमा पंप का रोल क्या होता है? जो एलर्जेंस रहते हैं ना उसको मारने के लिए हेल्प करता है। हाँ, कोरोना में भी ऐसे ही होगा। समझ गए? बहुत सारे डिसीज में बहुत सारे सिम्टम्स जो है और फंक्शंस मैकेनिज्म सिमिलर ही होती है। ओके, समझ में आया बेटा? चलो आगे बढ़ते। अब आपको ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर अभी बन जाए हम लोग? थोड़ा टाइम लो ना बेटा, डेंगू पे भी जाएंगे, मलेरिया पे भी जाएंगे, सब पढ़ेंगे हम लोग एक एक चीज, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। अभी तो हम सिर्फ यहाँ पे ब्रीथिंग समझ रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ही समझ रहे हैं। ओके, वन बाय वन सारी चीजें समझेंगे, हर चीज अच्छे से क्लियर होंगी आपकी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था क्या चीज? अस्थमा। अस्थमा के बाद बेटा इसके बाद का जो पार्ट है उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना हमको, उसमें इतना सारा मैकेनिज्म्स नहीं है। मींस नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है यदि हम देखें तो वो है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा की हम बात करें तो एल्वियोलाई डैमेज हो जाएगी, जिससे गैसेस एक्सचेंज जो है वो क्या होता है बेटा? जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो कम हो जाता है। अब गैसेस एक्सचेंज जो कैसे मतलब यहाँ पे रिड्यूस होगा, तो यदि हम यहाँ पर देखें तो पहली चीज तो देखिए एम्फीसीमा जो है ये क्रोनिक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर दो टाइप के होते हैं बेटा, एक एक्यूट होता है और दूसरा क्रोनिक होता है। तो आपको पहले तो टर्म जो है वो मालूम होना चाहिए कि एक्यूट क्या है और क्रोनिक क्या है, समझे? तो एक्यूट मतलब जो इमिडिएटली थोड़े टाइम के लिए हुआ है, लेकिन जब परमानेंट कोई डिसीज बहुत लंबे समय तक के जब रहती है तो उसे क्रोनिक डिसऑर्डर कहते हैं। क्रोनिक डिसऑर्डर मतलब यहाँ पे एल्वेलर वॉल जो रहेंगी वो क्या होंगी? डैमेज हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखना बेटा, जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं, क्या चीज? जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं, तो सिगरेट स्मोकर्स जो होते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा? सिगरेट स्मोकर्स जो है इसमें इनमें जनरली जो एल्वियोलाई होती है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा बोर्ड पे, देखो यहाँ पे ये एल्वियोलाई है, तो ये जो एल्वियोलर वॉल है, तो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से एल्वियोलर वॉल क्या होंगी? डैमेज हो जाएगी। जैसे सपोज ये इतना मोटा वॉल था, वैसे तो ऑलरेडी एल्वियोलाई एक थिन लेयर होती है इस तरह से। अब ये एक एल्वेलर वॉल है और ये हमारा ब्लड कैपिलरी है, समझे? तो जब एल्वेलर वॉल डैमेज हो जाएगा, देखो ये इस तरह से डैमेज हो गया, एल्वेलर वॉल हो गया। तो अब मुझे बताओ, ये जो गैसेस एक्सचेंज यहाँ से प्रॉपरली हो पा रहा था, हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एल्वेलर वॉल जो है ये डैमेज हो गया है, तो अब गैसेस एक्सचेंज जो है प्रॉपरली नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस टर्म को कहते हैं क्या चीज बेटा? इस टर्म को कहते हैं एम्फीसीमा। तो देखिए बेटा, एक क्रोनिक डिसऑर्डर, एल्वेलर वॉल डैमेज हो रहा है ड्यू टू रेस्पिरेटरी सरफेस जो रहेगा वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सिगरेट स्मोकर्स की वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स जनरली देखने को मिलती है, उन लोगों को ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके बाद नेक्स्ट डिसीज आती है बेटा ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर। ठीक है, जिसमें आता है सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस। ठीक है, ऐसी दो डिसीज यहां पर है। तो नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो कौन सा आएगा? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज या ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसीज। तो ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसीज जो है ये क्या होता है ये समझ लो। तो ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसीज की यदि हम बात करें तो ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसीज मींस क्या होता है? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल जो पर्सन माइंस में या स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज जो होते हैं वहां पे जो काम करते हैं, जहाँ पे ग्राइंडिंग पीसने वाला काम जहां पर होता है, ठीक है, जब पीसने वाला काम होता है तो वहां पे डस्ट निकलते हैं। तो जो डस्ट जो आएगा बेटा, तो आप देखना उन लोगों को मास्क पहनना बहुत जरूरी होता है। जो लोग मास्क नहीं पहनते तो क्या होता है? कंटिन्यूअसली जो पार्टिकल्स रहते हैं वो एक्यूमुलेट होंगे नोज के थ्रू, हमारे इस तरह से हमारे जो रेस्पिरेटरी सरफेस है लंग्स में जाके, ठीक है, क्या होंगे? कंटिन्यूअसली जब जाते जाएंगे तो यहाँ पे जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं, टिश्यू का एक टाइप है फाइब्रस टिश्यू, वो कंटिन्यूअसली क्या है? ग्रो करता है, मतलब वहां पे प्रोलिफरेशन होने लग जाता है, मतलब सेल डिवीजन होता है।
तो अब क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे ये जैसे इस तरह से ये लंग्स है, तो इसकी वजह से कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या होगा बेटा, जब सेल डिवाइड होंगी, क्यों, क्योंकि वो जो एक्युमुलेट हो रहा है डस्ट, उसको रोकना है। तो उसको रोकने के लिए कंटिन्यूअसली यहाँ पे जब कोई टिश्यूज यहाँ पे कंटिन्यूअसली फॉर्म हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारा लंग्स जो है वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है। इसका एक एग्जांपल है सिलिकोसिस और एक एस्बेस्टोसिस। ठीक है, देखो मैं आपको स्लाइड में शेयर करता हूँ ये वाला पार्ट, किधर गया ये। तो देखिए ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर जो है, यदि हम देखें तो इसमें पहले तो क्या आ रहा है, फर्स्टली बेटा सर्टेन इंडस्ट्रीज, जैसे कि जो ग्राइंड और स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज है, तो ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में हमारा बॉडी जो होता है एक डिफेंस मैकेनिज्म्स होता है, क्योंकि इस सिचुएशन पे हमारा बॉडी क्या करता है, जो फाइब्रस टिश्यूज जो होता है, ठीक है, मतलब वहां पे देखो एक टर्म लिखा हुआ है, पोरिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। पोरिफरेशन मतलब सेल डिवीजन। फाइब्रस टिश्यू जब डिवाइड होंगे तो क्या होगा बेटा, लंबे टाइम तक जब एक्सपोजर हो रहा है तो लंग्स डैमेज हो जाता है, लंग्स में इन्फ्लामेशन आ जाती है। ठीक है, इसलिए उन लोग देखना मास्क वगैरह यूज करते हैं, और जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उनको डिसीज होती है। सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस ये एग्जांपल है बेटा डिसीज का, यह है ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर। समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है इसमें? यस तो आप पूछ सकते हो, नो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पोर्शन मींस अब हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करना है, आगे का जो भी पार्ट है। ठीक है, यहाँ तक की कंप्लीट हुआ। वर्किंग इन इंडस्ट्रीज, चलो समझ में आ गया बेटा। ठीक है, अभी कुछ आप लोगों के जो डाउट्स थे वो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, और डाउट्स के बाद फिर आगे का जो भी पोर्शन है वो हम कंटिन्यू करेंगे। चलो तो किधर गया, जस्ट वेट। हाँ, इसमें आप लोगों को अब कुछ एक्स्ट्रा के एडिशनल पॉइंट्स जो है कुछ समझाना था, वो समझा देता हूं मैं आपको, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो स्मॉल पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे बेटा, लंग्स में जब टिश्यू जब बन रहा है ना, तो टिश्यू उसको पकड़ेंगे, म्यूकस बनता है, देखना आप म्यूकस फॉर्म होगा। ओके, हाँ कॉटन से भी ये डिसऑर्डर होता है। सुमित बेटा एक काम करो, आप मुझे ना मैसेज करना, आपके डाउट में आपको मैसेज में समझा दूंगा, ठीक है? मैसेज में या फिर कॉल कर लेना, मैं आपको कॉल पे समझा दूंगा वाला पार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगों के बेटा और भी कुछ डाउट्स थे वो देख लेता हूं पहले। आपके चैट्स बेटा बहुत ऊपर चले गए हैं, किसी के डाउट रहे होंगे तो भी 1 सेकेंड मुझे फिर से आप पूछ सकते हो। मैं वैसे ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ। इन्फ्लामेशन वही होता है ना जब हमारे बॉडी के सेल्स अर्बुद। हाँ बेटा खुशी, आपका एक डाउट था, इन्फ्लामेशन मतलब हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसीज या जो केमिकल्स है, मास्ट सेल्स, फेगोसाइटिक सेल्स बैक्टीरिया से फाइट करेंगे, तो वहां पे स्वेलिंग आता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, ये सारा इन्फ्लामेशन कहलाता है। ठीक है, और किसी का कुछ प्रॉब्लम आया था देख लेता हूं मैं। यस, आज के बाद कभी एक्सक्यूज नहीं दूंगा। ओके बेटा। पार्थ बेटा आपका क्या डाउट था, व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर एयर कंपेयर टू दोज इन एल्वियोलर एयर? बेटा आप स्पेसिफाई करो, आपका जो डाउट है वो मैं क्लियर समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा पार्थ। योगेश्वरी आपका डाउट क्लियर करा दिया था मैंने। जस्ट वेट, मैं आपके पहले के चैट्स जो है वो देख रहा हूँ बेटा, ठीक है? हर्षिता ने टेलीग्राम पे पोस्ट किया एक डाउट, ठीक है, वो हम क्लियर करते हैं थोड़ी देर के बाद, हर्षिता वाला डाउट जो है। कैंसर एक डिफरेंट टाइप हो गया, ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसीज अलग है बेटा रिया। हाँ जस्ट सिमिलर कह सकते हैं, बट बहुत डिफरेंट है, सिमिलर भी नहीं है।
एटमॉस्फेयर, अच्छा अच्छा अच्छा, कल आपका जो डाउट था आप समझ में आ गया अथर्व। हाँ देखिए बेटा, एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर इज मोर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस। बेटा एक्चुअली आप कंफ्यूज हो गए, एक मिनट में क्वेश्चन ले लेता हूं पहले, ठीक है। उस क्वेश्चंस को मैं आपको समझा देता हूँ, वहां पे क्या पूछा है आप उसको समझ नहीं पाए, ठीक है। एक्चुअली वहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट और लॉजिक है। ओके, जस्ट वेट। आपने उसके बाद मुझे रिप्लाई नहीं दिया ना, पर्सनल में रिप्लाई दिया, नहीं तो आपका डाउट वहीं पे क्लियर करवा देता था मैं। जस्ट वेट, कौन से इसमें डाउट पूछे थे बेटा, नीट अपडेट में पूछे थे आपने या फिर आपके पर्सनल इसमें पूछे थे? हाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया था, व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर एयर कंपेयर टू दोज इन द एल्वेलर एयर। ये ऐसा क्वेश्चन है, समझ गए। तो ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे जो है, तो इसमें देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये कहाँ पे हाई रहेगा बेटा, एटमॉस्फेयर में। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ पे हाई रहेगा, एल्वियोलाई में। तो क्वेश्चन को ट्विस्ट किया बेटा, हाई कहाँ पे होता है ये पूछा है, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा होता है और एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, ऐसा है, समझा बेटा अथर्व? वेरी गुड। हर्षिता को नहीं समझा। देखिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है वो समझो पहले, आपको एक्चुअली क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। यहाँ पे देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा ये जो लंग्स है और ये हमारा एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई रहेगा और लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई रहेगा, ठीक है। ये इधर हाई है, ये इधर हाई है, तब जाके तो गैसेस एक्सचेंज होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल जाएंगी, ऑक्सीजन अंदर आएगा, ये है। क्विज में आंसर गलत नहीं दिया बेटा, क्विज में आंसर यही दिया था जो मैं बता रहा हूँ। ओके ओके, हर्षिता का कोई डाउट आया था एक बार देख लेता हूं मैं, आपको फिर बता दे रहा हूँ क्या डाउट आया था हर्षिता का। देखिए हर्षिता का एक डाउट था बेटा, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सीजनेटेड बॉडी 40 mmSg। तो बेटा जब भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की हम बात करें तो वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 mmSg ही होता है, ठीक है। यदि आपको अब एक डायग्राम शेयर करना पड़ेगा, फिलहाल डायग्राम मुझे याद नहीं आ रहा, कोई डायग्राम है, बट देखो आपको मैंने इस तरह से एक टेबल बताया था, याद होगा, जिसमें हम लोगों ने देखो एल्वियोलाई की बात किए थे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू की हमने बात किए थे। इसमें मैंने एक ट्रिक बताया था, जब भी कोई कम होगा वो 40 mmSg रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम कितना होगा बेटा 45 mmSg होगा, समझ गए। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होगा बट कार्बन डाइऑक्साइड कम होंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा बट ऑक्सीजन कम होगा। तो अब देखो पार्शियल प्रेशर जो क्वेश्चन है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड बॉडी 40 mmSg होगा, सही है, स्टेटमेंट नॉट ट्रू बोल रहा है, कौन सा है। फिर ऑप्शन सेकंड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजनेटेड बॉडी 95 mmSg, ठीक है। क्या चीज, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ऑक्सीजनेटेड बॉडी में 95 mmSg, चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई एयर कितना है ये, हाँ एनसीईआरटी का टेबल ही है 104। फिर नेक्स्ट पार्शियल प्रेशर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलर एयर कितना आएगा 40 mmSg, इसका करेक्ट आंसर 4 आएगा बेटा, समझे, क्लियर हुआ, ठीक है। हर्षिता का डाउट क्लियर हो गया। और किसी का कोई डाउट बेटा, एक वीडियो शेयर करना आप लोगों के साथ मुझे अभी, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का, मतलब ब्रीथिंग का एक वीडियो है वो शेयर करना है मुझे आपके साथ। यहां तक क्लियर है बेटा, चलो और किसी के कुछ डाउट है बेटा जो मैं नहीं देख पाया हूँ आपके डाउट, तो आप पूछ लो, और स्क्रॉल करके देख लेता हूँ एक बार मैं ऊपर, आपके सभी के डाउट वैसे मैंने क्लियर करवा दिया, नो डाउट। चलो तो अभी एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, वो देखिए आप सबसे पहले, फिर उसके बाद रिमेनिंग टाइम का यूटिलाइज करेंगे हम लोग।
शायद थोड़ा नाटकीय लगे, लेकिन ये सच है कि गाना तो हमारे एक सबसे जरूरी प्रोसेस का साइड इफेक्ट है। हमारे मुंह से हवा के बाहर निकलने की असली वजह है हमारा सांस लेना। बेटा मेरा ऑडियो आ रहा है ना आपको? यहाँ पे, यहाँ का ऑडियो आ रहा है क्या? जो भी ऑडियो चल रहा था आया? चलो ओके, यदि ओके है तो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पोर्शन आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और फाइनली आज हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पर क्या चीज बेटा, जो कुछ क्वेश्चंस हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर सर्कुलेशन, ठीक है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला जो पोर्शन है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। यदि किसी को कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरीज हैं तो आप लोगों को पूछ सकते हो। अदरवाइज आज नया पोर्शन जो है अभी हम नहीं लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ही नए तरीके से नेक्स्ट पोर्शन जो हम स्टार्ट करेंगे। ब्रोंकाई यदि स्वेल हो गया, ठीक है, ब्रोंकाई स्वेल थोड़ी हो रही थी बेटा, ब्रोंकाई भी स्वेल हुए तो ऑब्वियसली बेटा गैसेस एक्सचेंज जो उसमें प्रॉब्लम तो होना ही है किसी ना किसी तरीके से। या फिर फाइनली क्या हो सकता है, अपना जो ब्रोंकाई स्वेल हो रहा है तो आजू बाजू जो हमारे टिश्यू और ब्लड वेसल्स है उस पर अफेक्ट होगा, तो ब्लड का पास जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन, वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और किसी के कुछ डाउट जल्दी जल्दी पूछो, नहीं है डाउट तो फाइनली एंड करते हैं आज का लेक्चर। ओके, चलो तो सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो हमारा ये वेबसाइट है और जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे, और आपको पर्सनल भी शेयर कर दिया जाएगा। ये सारी चीज आप ज्वाइन कर चुके हो, आप बहुत अच्छे से जानते हो, किसी को भी कुछ डाउट नहीं है इससे रिलेटेड, ठीक है बेटा। कोविड में लंग्स को मेन कॉज, लंग्स का मेन कॉज क्या होता है बेटा? हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है कंप्लीटली ब्लॉक कर रहा है, स्पेशली देखिए अभी तो रिसर्च चालू है इस पर, लेकिन फिर भी ब्रोंकाई जो है, एल्वियोलाई, ठीक है, उसको वो अफेक्ट कर रहा है बेटा। नोज जो है गुड और बैड जो स्मेल जो आइडेंटिफाई कर रहा है हमारा नोज, एक्चुअली नोज पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उसे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं। और जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक जो भी सेंसेशन है उसको डिटेक्ट करके हमारे ब्रेन तक के सेंड करता है, तो बाकी जो रोल है वो हमारे ब्रेन का होता है। और किसी के कुछ डाउट है? समझा बेटा? वेरी गुड बेटा, मजा आ रहा है क्लास में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है आर्यन, वेरी गुड। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे क्लास को एंजॉय कर पा रहे हो, थैंक यू। चलो तो फाइनली बेटा आगे का पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक। 10 मिनट का रेस्ट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा संडे वाले टेस्ट के क्वेश्चंस। संडे वाले टेस्ट के क्वेश्चन मींस क्या योगेश्वरी, नहीं समझा मैं। बोर्ड टीचिंग बेटर है तो आगे से बोर्ड टीचिंग ही करें, कंटिन्यू बोर्ड विथ पीपीटी दोनों रखेंगे। 3 आवर्स वाली जो थी, तो बेटा उसके डाउट्स किसी ने मुझे शेयर ही नहीं किया है, आप डाउट शेयर करो तो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। या सारे डिस्कस करना है? सारे डिस्कस करेंगे तो बेटा टाइम टोटल वेस्ट हो जाएगा। हाँ पूछो, आपके कुछ डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो मुझसे, जिसके डाउट है बेटा पूछो, और बाकी लोग क्लास लीव कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। जिसके डाउट है वो अभी रुक के डाउट पूछ सकते हो मुझसे। योगेश्वरी कुछ बोलना चाह रहे हो? मैं नहीं समझा क्वेश्चन नंबर 122।
अरे यार अब ये क्वेश्चन नंबर 122 आपके, अब मुझे, मेरे पास अभी पेपर है ही नहीं, जस्ट वेट, देखना पड़ेगा पेपर। 122